हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। जैसे कि आप सबको पता ही है, हम लोग इस चैनल पे एसएससी के लिए सीरीज चलाया हुआ है हमने यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के पीवाईपी यानी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने जनरल अवेयरनेस के लिए 2020 के पेपर को दो पार्ट्स में आपको यहाँ पे डिस्कस कराया था। आज हम लोग 2021 के एक सेट को लेंगे जिसका पार्ट 1 यहाँ पे है जनरल अवेयरनेस का। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन विच ईयर लॉटरी रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड, कि कौन से साल में लॉटरी रेगुलेशन एक्ट को पास किया गया था। 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या है आपका? देखिए, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 में पास किया गया था। जो ये एक्ट है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है जो कि लॉटरी को बेसिकली रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे पास किया गया था। सन 1998 में लॉटरी रेगुलेशन एक्ट इसको पास किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1998। बहुत ज्यादा इसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है जो कि जितनी भी लॉटरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सबको रेगुलेट करने के लिए इसको पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड, किस दिन हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसको एडॉप्ट किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको पता रहना चाहिए कि कब किया गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। उसके बाद जब हमारा संविधान बन चुका था, तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में नेशनल एम्बलम को एडॉप्ट किया गया था, जिसमें कि आपको अशोक स्तंभ पे 3 शेर दिखाई देते होंगे, वही उसी की बात हो रही है। 3 शेर होते हैं आपके, ठीक है, एक यहाँ, एक इस तरफ को मुंह होता है, इस तरफ, इसके पीछे भी होता है, इसमें इस तरीके से होता है। तो आपको ये पता रहना चाहिए। और अभी आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि कुछ ही टाइम पहले एक सबसे बड़ा अभी तक का जो हमारा अशोक स्तंभ है, उसको अभी कुछ दिन पहले, मतलब नेशनल एम्बलम को, जो नई पार्लियामेंट बन रही है, जो कर्तव्य पथ वहां पे नाम रखा गया, तो नई पार्लियामेंट बन रही है, उस बिल्डिंग में अनवील किया गया था। उसकी हाइट क्या रखी गई है, उसकी हाइट कितनी है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इसको कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन वुड यू रिलेट रिंग ऑफ फायर, इन चारों में से किस ओशियन के साथ आप रिंग ऑफ फायर को एसोसिएट करेंगे? तो रिंग ऑफ फायर किस ओशियन से एसोसिएट है? अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन ओशियन या फिर पैसिफिक, यानी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक या अटलांटिक, किस ओशियन से रिलेट करोगे? रिंग ऑफ फायर, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका। रिंग ऑफ फायर किससे रिलेटेड है आपका? पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर से रिलेटेड है, जहां पे आपको बहुत सारी वॉल्केनोज और यहाँ पे जो भूकंप होते हैं वो सारे आपको देखने के लिए मिलते हैं। रिंग ऑफ फायर इसको बोलते हैं। किससे एसोसिएटेड है ये? पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, एक ऐसा एरिया जहां पे आपको वॉल्केनोज और सिस्मिक एक्टिविटी यहाँ देखने को मिलती है, अर्थक्वेक्स इस एरिया के चारों ओर आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। किससे एसोसिएटेड? पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। अकॉर्डिंग टू द रामसर कन्वेंशन, यहाँ पे कन्वेंशन है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ल्ड वेटलैंड डे, किस दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ये आपको बताना है। किस दिन? ये वही दिन है जिस दिन आपका ईरान के शहर रामसर में रामसर कन्वेंशन हुआ था, वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए। वेटलैंड्स जो आर्द्र भूमि होती है उनके कन्वेंशन के लिए ये यहाँ पे ईरान के शहर रामसर में एक कन्वेंशन किया गया था। तो उसी के आधार पर दुनिया में क्या किया था, जितने वेटलैंड्स होते हैं उन सबको कंजर्व करने के लिए उनको घोषित किया जाता है। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे आपसे पूछा जा रहा है कब? तो 2 फरवरी इसका आंसर होना चाहिए। 2 फरवरी को ये हुआ था। विच एम्स टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द वाइटल रोल ऑफ वेटलैंड्स फॉर पीपल एंड प्लैनेट, की जो वेटलैंड या आर्द्र भूमि होती है उसका लोगों के लिए और इस प्लैनेट के लिए क्या रोल है, कितना की रोल, कितना अहम रोल वो प्ले करता है, उसके ऊपर ये डे एम करता है, ठीक है। इसका लक्ष्य इस चीज के लिए अवेयरनेस फैलाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 2 फरवरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत रूलर्स डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1991 एडी। 1991 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था। उसके बाद 1991 में, उसके बाद 1192 में आपका सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था। इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। तो जब 1191 में इन दोनों के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था, तो उसमें किस राजपूत रूलर, विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत रूलर डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 एडी? किसने हराया था? तो आप लोग देखेंगे इसमें आपका पृथ्वीराज चौहान। अभी हाल ही में अक्षय कुमार की मूवी भी आई थी पृथ्वीराज चौहान, तो इन्होंने उसको इसमें हरा दिया था, ठीक है। उसके बाद जब मोहम्मद गौरी हार गया था तो ये वापस गया। तो वापस जाने के बाद ये और ज्यादा तैयारी के साथ आता है, जहाँ पे जयचंद वगैरह से मिलता है, जिनकी बेटी होती है आपकी संयोगिता। उस संयोगिता से प्रेम कौन करता है? आपका पृथ्वीराज चौहान।
तो जब ये वापस आता है तो वापस आने के बाद 1192 में फिर से इनकी बीच में लड़ाई होती है तराइन की, और उसमें फिर मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और यही बात बताई गई है। इनके पृथ्वीराज चौहान के बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ में कवि भी थे, उनका नाम था चंद्रबरदाई। वो बताते हैं कि यहाँ पे हारने के बाद इनको कैदी बना दिया गया था। कैदी बनाने के बाद उसको यहाँ पे लेके जाया गया इसके दरबार में, और यहाँ पे ले जाके इनकी आंखें वहाँ पे निकलवा दी गई थी। ठीक है, ये सारी स्टोरी है। और ऐसा ही बोला था कि सारी की सारी एक आभासी स्टोरी है, सच में ऐसा नहीं हुआ था। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं और कुछ मानते हैं कि ऐसा हुआ था। वो थे चंद्रबरदाई। उनकी एक है पृथ्वीराज रासो, उसमें सब कुछ डिस्कस किया गया है। पृथ्वीराज चौहान इनको हराया था किसने, इन्होंने हराया था किसको, मोहम्मद गौरी को फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में खुद हार गए थे। ठीक है, एक बेहद फेमस कोट भी है, वो कुछ याद से आ रहा है। पृथ्वीराज चौहान के लिए बोलते हैं कौन, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो में 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण, ताव पर सम्राट सुल्तान है मत्तू के सम्राट। तो इस तरीके से वो एक फेमस सा इनका कोट भी है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ न्यू फंडामेंटल अंडर आर्टिकल 51A जस्ट एडेड। आर्टिकल 51A किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया? थोड़ा विवादास्पद डिस्प्यूटेड होता है स्टूडेंट्स के बीच में कि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किस इनमें से किस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 51A है, एक्चुअली ये जोड़ा गया था 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। स्टार्टिंग में नहीं था। 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको ऐड किया गया था, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं इसके आधार पे ये ऐसा नहीं पूछना चाह रहा है। ठीक है, ये पूछना क्या चाह रहे हैं कि इसको अमेंड किया गया था, वापस से इसको अमेंड किया गया था, सब्सिक्वेंटली अमेंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। 2002 में आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके आधार पे इसको 51A को अगेन अमेंड किया गया था। तो वो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 86, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछें इंक्लूड किसके द्वारा, कौन से अमेंडमेंट एक्ट द्वारा किया गया था, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इसको इंक्लूड किया गया था। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आर्टिकल नंबर 51A क्या बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? जब आप लोग बजट पढ़ते हैं तो बजट में आप लोग इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। इनकम को पढ़ते हुए आप लोग टैक्स तक पहुंचते हैं। टैक्स को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसको पे करने का बर्डन हम किसी तीसरे व्यक्ति पे नहीं डाल सकते। जिसपे वो बर्डन डाला गया है, जिसपे लेवी किया गया है, वही व्यक्ति उस टैक्स को पे करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, डीटी, डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर। इसी के विपरीत ऐसा टैक्स जिसको पे करने का बर्डन किसी तीसरे व्यक्ति पे डाला जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, सबसे सिंपल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इसको बोला जाता है। 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। ये जिस व्यक्ति पे डाला जाता है उसको पे करने का बर्डन किसी और पे डाल देते हैं। जैसे आप लोग अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे जब भी आप खाना खाएंगे तो बिल पे आपके जीएसटी लगता है। तो वो जीएसटी एक्चुअली उस मालिक पे लगा होता है, रेस्टोरेंट के मालिक पे, लेकिन पे कौन करता है, कस्टमर उसको पे करता है। तो ये एक अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में लागू किया गया था। इसमें 5 टैक्स रेट्स होते हैं आपके, 0, 5, 12, 18, 28। ये 5 इसमें टैक्स रेट्स होते हैं। 0% वाला भी एक टैक्स रेट है, नॉन टैक्स आप इसको नहीं बोलेंगे, ये भी एक टैक्स रेट है। और मिनिमम टैक्स रेट हमारे देश में यही है। मैक्सिमम क्या है, 28% है। और 28% लगभग अभी 160 देशों में लागू है जीएसटी। और सभी 160 देशों में अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट जो परसेंटेज अगर टैक्स रेट का कहीं पे है 28% वाला, तो इंडिया में ही है, इतना कहीं पे भी नहीं है। इसके अलावा 2 एक्सक्लूसिव रेट्स और होते हैं, 0.25 और 3%। जो 0.25 होता है ये आपका जितने भी आपके कीमती पत्थर होते हैं, जैसे डायमंड हो गया आपका, रूबी हो गया, इन सब पे लगता है आपका 0.25। और 3% लगता है आपका जो मेटल्स, जैसे आपका गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, उस पर देखने को मिलता है आपको 3% वाला। ये होता है आपके एक्सक्लूसिव टैक्स। पेट्रोलियम, रियल एस्टेट, अल्कोहल, ये सारी चीजें अभी टैक्स के जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई हैं, लेकिन उन पे टैक्स लगता है, वैट वगैरह लगता है, वैट सेल्स टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी वहां पे नहीं लगता। ठीक है, ये था यहाँ पे आपका। Which of the following states countries elections did not take place in March April 2021? ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है कि कहाँ पे मार्च अप्रैल 2021 में इनमें से किस स्टेट में या यूटी में, यूटीओ का यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए थे। तो किस में नहीं हुए थे, वहाँ पे बिहार में नहीं हुए थे, ऑप्शन नंबर सी।
करंट अफेयर्स है उस टाइम का ही आपको उस टाइम में पता रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस काफी है, इसका पार्ट 2 लेके आएंगे जहां पे हम उसके बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके एग्जाम के लिए स्टैटिक पार्ट बहुत अहम रोल प्ले करता है, तो हम लोग यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में आपके स्टैटिक पार्ट की तैयारी अच्छे से कराएंगे। ठीक है, पीवाईबी भी चलते रहेंगे, आपके अलग अन्य सब्जेक्ट्स जैसे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, इनके लिए आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में तैयारी रहेगी और साथ ही साथ स्टैटिक जीके हम लोग आपको यहाँ पे कराने का ट्राई करेंगे। तो तब तक आप लोग अपनी तैयारी को यूं ही जारी रखिए, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।